देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे जम्मू कश्मीर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। त्राल में मुठभेड़ में एक टॉप कमांडर मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। शोपियां एनकाउंटर में मारा गया बुरहान वानी का भाई इम्तियाज। कश्मीर जोन के आईजी ने इम्तियाज शाह के मारे जाने की पुष्टि की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने सीधे जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की, एक टॉप कमांडर आतंकियों का मारा गया। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन क्लीन के तहत जिस तरह से खास करके साउथ कश्मीर में चलाया हुआ है सुरक्षा बलों की तरफ से, उसके तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गजवत-ए-हिंद का टॉप कमांडर जो है वो त्राल एनकाउंटर में मारा गया है और एनकाउंटर जो है वो अभी उस पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि त्राल वाले एनकाउंटर में 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, 5 आतंकी जो हैं वो शोपियां में मारे गए हैं और अभी भी एनकाउंटर शोपियां में जारी है क्योंकि आतंकी जो है एक मस्जिद में छुपे हुए हैं और पहले जो 3 आतंकी मारे गए थे उनमें से एक घर में छुपे हुए थे, वहां 3 आतंकी मारे थे। 2 आतंकी जो है पास ही की एक मस्जिद में जा चुके थे। हालांकि वहां के जो इमाम साहब हैं उनकी गुजारिश भी आतंकियों ने दरकिनार कर दी है और अब एनकाउंटर जो है मस्जिद के अंदर चल रहा है और जिसमें एक आतंकी वहां पर मारा गया है। अगर कुल बात करें तो 5 आतंकी शोपियां एनकाउंटर में अभी तक मारे जा चुके हैं और तराल में 2 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। इंटरनेट सेवा को फिलहाल वहां पर बंद कर दिया गया है। हालांकि 2 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और वो अभी खतरे से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, आए दिन आतंकी जो है वो मारे जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब घाटी के अंदर अमन शांति की जो है बयार बहेगी और फिर से वहां पर जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में वहां से पलायन करके चले गए थे आतंकवाद के चलते, अब फिर से वहां पर उनको बसाया जा सकेगा। जी, ये वाला जो ऑपरेशन है रविंद्र काफी लंबा हो चुका है, लगभग बहुत टाइम से ये चल रहा है, जिसमें कि एक के बाद एक आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि जो भारतीय जवान हैं उनकी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत लंबा ये ऑपरेशन हो गया है। क्या चल रहा है अभी, क्या अपडेट है और कब तक ये रह सकता है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जो शोपियां वाला एनकाउंटर है वहां पर आतंकी जो है पास ही की एक मस्जिद में जा चुके हैं और मस्जिद में पहले उनको गुजारिश की गई थी कि आत्मसमर्पण कर दें और इसी वजह से वहां के इमाम साहब और आतंकी के एक भाई को भी लाकर बोला गया था कि आप आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन मस्जिद के अंदर छुपे होने के चलते वहां पर कोई माहौल खराब न हो, इसके लिए पूरी भूमिका बनाई गई और जब आतंकी नहीं माने तब जो है एनकाउंटर को मस्जिद के अंदर ही शुरू किया गया और 2 आतंकी जो हैं, एक आतंकी मस्जिद के अंदर मारा गया और 3 आतंकी जो हैं, 4 आतंकी जो हैं पहले मारे जा चुके थे और अभी भी एनकाउंटर जो है वो जारी है। एक आतंकी होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। जी, ये लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा देर से चल रहा है। एक जो नक्सलियों का हमला था वो एक तरफ, क्योंकि उसमें भारतीय जवानों की जान गई थी, लेकिन अब ये जो हमला देखने को मिल रहा है इसमें पूरी तरीके से सेना तैयार है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नक्सली हमला जो है वह नक्सली जो है करीब 100 से 200 के करीब जो है उससे भी ज्यादा आतंकी जो है वो लगातार नक्सली जो है वो हमला करते हैं और यहाँ पर सुरक्षा बल जो है उनको एक पुख्ता जानकारी के आधार पर ही काम किया जाता है और यहाँ पर कश्मीर घाटी में उनको मारने में कामयाबी इसलिए हासिल होती है क्योंकि यहाँ पर आतंकियों की तादाद जो है 4 से 5 या 5 से 6 होती है और यही वजह है कि आतंकी जो हैं वो मारे जाते हैं और यहाँ पर इनको छुपने का स्थान जो है वो नहीं मिलता है। हालांकि नक्सलाइट जो आतंकवाद है वो अगर उसकी बात करें तो उनको वहां पर शेल्टर मिलता है और उनको जंगल का इलाका जहां जा पाना सीआरपीएफ के बस की बात नहीं है। वहां पर कोबरा कमांडो और कई एजेंसीज जो हैं वो वहां पर काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद 90 से चला आ रहा है, 90 के दशक से पहले से चला आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर आतंकवाद
किसी समय बहुत ज्यादा चरम पर था, लेकिन अब जो बचे खुचे आतंकी हैं उनको ही न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और पुख्ता सूचना के आधार पर पूरी प्लानिंग के साथ सुरक्षा बल जो है कार्रवाई करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा बल जो है पूरा क्लीन ऑपरेशन जो है कई बार होता है। वहां पर जो है किसी जवान को चोट तक नहीं आती है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें या बीजापुर की बात करें तो वहां पर नक्सलाइट जो है वो हावी रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रात भर गोलियां चलती रहीं, आतंकियों को ढेर कर दिया गया, बड़ी सफलता हासिल हुई है सुरक्षा बलों को। और अब मुद्दे पर वापस आते हैं। इलेक्शन के बीच में पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी की मदद करने और वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही हैं। और ममता के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, ममता को नोटिस भेज दिया है। इससे पहले आयोग ने ममता को मुस्लिमों के एकजुट हो जाने वाले बयान पर नोटिस भेजा था। चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए दूसरे नोटिस में ममता बनर्जी के उन बयानों का जिक्र है जिसमें वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के रोल पर सवाल उठा रही हैं। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 21 फरवरी को बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया था। और वहीं ममता को भेजे गए नोटिस में बीएसएफ पर लगे आरोपों पर लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएफ देश की ही बेहतरीन फोर्स में शामिल है और बीएसएफ पर सवाल उठाना गलत है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नोटिस में ममता के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें वो कह रही हैं कि वोटरों को मतदान करने से सीआरपीएफ रोक रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि सीआरपीएफ समेत सभी अर्धसैनिक बलों की चुनाव कराने में अहम भूमिका होती है। वो कानून व्यवस्था से लेकर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराते हैं। आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न केवल चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी का बयान चुनाव आचार संहिता के साथ ही आईपीसी की धारा 186, 189 और 505 का उल्लंघन है। ममता बनर्जी से चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि अगर ममता बनर्जी जवाब नहीं देती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इससे पहले ममता बनर्जी को मुस्लिमों को वोट ना बांटने वाली बात सामने आई, उस बयान का भी आज जिक्र किया गया। इसको लेकर भी पहले नोटिस ममता बनर्जी को भेजा जा चुका है। इस नोटिस पर ममता ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। I have finished almost 37 campaign today. Till now it will be 41. I have कुताई देखें, where did you see? कहाँ देखा आपने कि हमारी तरफ से किधर भी कोई इतनी सी भी बात है जो हिंसा पैदा करे? ये सब तो उस तरफ से आ रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम किधर है हमारी तरफ से? बट हमको जानना है क्या कॉज क्या है कि आप कैंसिल कर रहे हैं। सर ये बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर आप आघात कर रहे हो। फिर भी हम 29 तक सर झुका के खड़े रहेंगे। हम ये होने नहीं देंगे, संतरास होने नहीं देंगे, वोट कराएंगे, उसके बाद जो फैसला आएगा तब बात करेंगे। बहुत ही शर्मनाक बात है और ये दिखाती है कि दीदी बौखला गई है और ये वायलेंस के जरिए जो हमेशा उन्होंने किया है, डेमोक्रेसी की हत्या, वो करने की कोशिश कर रही है। ये भी यहाँ पे भी इन्होंने बंद करने की कोशिश की, परमिशन नहीं दिया, लेकिन हमने टॉलीवुड के जो टेक्नीशियंस के ऊपर जो दहशत फैलाते हैं और विशेष के भाई। और डिबेट में शामिल होने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएस पांडे टीएमसी का पक्ष रखेंगे। पीएस पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीएस पांडे जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। आयोग का बार बार नोटिस आता है, कभी आयोग को लेकर, कभी मुस्लिम समुदाय के वोटों को लेकर, कभी सुरक्षा बलों के बयान को लेकर बार बार टीएमसी पर नोटिस आता है। पार्टी की फजीहत महसूस नहीं होती? काजल जी नमस्कार। नमस्कार। ये नोटिस अगर ममता बनर्जी को गई है ये मुस्लिम के प्रकरण में, तो सेम उसी प्रकरण में, उसी धाराओं में चुनाव आयोग को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस भेज देनी चाहिए, क्योंकि उनके भी भाषण का सारांश वही है जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम एक हो जाओ। अब वो उन्होंने कहा था उनके लिए कि फुरफुरा शरीफ के मौलाना सिद्दीकी और ओवैसी जी वोट बांटने आए हैं, वोट काटने आए हैं, न कि चुनाव जीतने आए हैं। अपने वोट को विभाजित मत करो।
उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर मैं वही बात बोलूं तो हिंदुओं के लिए लगेगा और चुनाव आयोग हमको नोटिस भेज देगा। तो मैडम सारांश तो वही है, सारांश जब वही है तो संज्ञान उस पर भी ले लिया जाना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस जानी चाहिए। रह गई बात केंद्रीय फोर्सेज की, केंद्रीय फोर्सेज एक स्वतंत्र बॉडी है और चुनाव आयोग भी स्वतंत्र बॉडी है। इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों न हो, अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है तो उसको निष्पक्ष दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो दिक्कत क्या है फिर? निष्पक्ष दिख नहीं रहा है क्या? क्या दिक्कत आ गई फिर? कहाँ पर दिक्कत आ गई? चुनाव आयोग को जो काम करना है वो कर रहा है, फोर्सेस को जो काम करना है, सुरक्षा बल वो काम कर रहे हैं, वहां पर पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं, लगातार नजर रख रहे ताकि कोई हिंसा ना हो। पहले चुनाव आयोग ये तो सिद्ध कर दे कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया कि केंद्रीय बल जो वहां लगे हुए हैं वो वोटरों को धमका रहे हैं, ये सिद्ध तो कर दे कि नहीं किया है। किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि जो सुरक्षा बल है वो वोटरों को धमका रहे हैं? किस आधार पर बोल रहे हैं आप? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं वहां की, उनके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, उन्होंने उस चीज को सिद्ध किया है और इस चीज पर संज्ञान उनको लेना चाहिए चुनाव आयोग को और अपने स्तर से जांच कराई जानी चाहिए। कार्यकर्ता तो बार बार ये भी कहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है तो सीधे बीजेपी वाले करते हैं। अब वो जांच में स्पष्ट नहीं हो पाता है तो ऐसे किसी की बात कैसे मान ली जाए? बिना आधार के कैसे माना जाए? पहले ये बताइए आप। ममता मैडम जैसे जिस आधार पर इन्होंने ये मान लिया कि 130 कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी ने कराई और 450 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या किसने कराई, उसकी जांच किसने कराई? उसकी जांच किसने कराई है? ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आयोग का काम नहीं है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। बार बार नोटिस चला जाता है वहां पर, हालांकि भाषा आपकी तरफ से भी वही होती है और उनकी तरफ से भी वही होती है। नोटिस उनकी तरफ क्यों जाता है, आपकी तरफ नोटिस क्यों आता है? अगर ममता बनर्जी बात वही बोलती है तो घुमा फिरा कर प्रधानमंत्री भी उसी बात को बोल देते हैं, फिर नोटिस वही क्यों जाता है? बीजेपी की तरफ क्यों नहीं आता है? ऐसा है कि जो विषय में नोटिस की जो बात कर रहे हैं ना, इससे क्या है कि नोटिस पे जो स्पष्टीकरण दिया है कि हमारे लोगों के लिए अगर हमने गलत बोला या गलत शब्द यूज हुए तो नोटिस बीजेपी को ही मिला है, बंगाल सरकार के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ही मिला है। ठीक है, आप नोटिस की बात करें, अभी आपने प्रधानमंत्री जी के विषय में बात करी। देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपना इस सभा में बताया कि देखो ममता जी इतनी बौखला गई हैं कि वो कहती हैं कि मुस्लिमों को एकजुट हो जाना चाहिए। तो सभा में चीज बताइए तो मोदी जी ने क्या क्लियर कहा कि ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं सारे हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। आप इसे थोड़ा ना अगल गलत निकाल लोगे। भाई आपने ये कहा, मंच पर जो भाषण चल रहा था उसको प्रारूप देते हुए बोला उसको। अब जैसे मर्जी इसको आप अपना चिंतन की तरह कह दीजिए। देखिए आज जो शब्द आज ममता जी के हैं कि आप सीआरपीएफ को घेरने की तैयारी कीजिए, कार्यकर्ताओं से कहती है, ये क्या शब्द है? क्या नक्सल क्षेत्र के अंदर, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर इस सीआरपीएफ, बीएसएफ, रिजर्व फोर्स ने इतने चुनाव कराए, क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं करा? आज आपको गलत दिखाई दे रहा है। आप गलत हैं, सेंट्रल फोर्सेस गलत हैं। आज जितनी शांति चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है, आज लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अब भरपूर निकल रहे हैं, इन्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनका जनाधार छक रहा है। आप सेंट्रल फोर्सेस को कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि आपको सीआरपीएफ को घेरना है, 5 लोग तैयार हो जाइए और कहीं चुनाव हो आप 5 लोग फट से आप सीआरपीएफ को घेर लीजिएगा, कहीं फोर्स का आदमी दिखाई दे। आप इल्जाम तो लगा रहे मगर तथ्य नहीं दे रहे हैं। सीआरपीएफ क्यों चाहेगी? सीआरपीएफ कोई पॉलिटिकल है, बीएसएफ पॉलिटिकल है, सीआईएसएफ पॉलिटिकल है, आईटीबीपी पॉलिटिकल है। वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए है और प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो इसलिए वो कार्य कर रही है। वहाँ पे ममता जी की बौखलाहट है जो समझ में नहीं आ रही है, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा रही कि भाई शांतिपूर्ण चुनाव होने दो, आप इस अराजकता मत फैलाओ। अगर दिखता है बीजेपी कार्यकर्ता है, आप वीडियो जारी करिए, आप दिखाइए। आप अपनी गलती तो मानते नहीं। आपने स्टैंडिंग विधायक को आपने रस्सी से बांध के फांसी लटका दिया घर के बाहर, वो आपको दिखता नहीं है, आपको सिंदूर दिखता नहीं है, आपको आप इतनी बड़ी आपदा आई वो आपको दिखता नहीं है। आप चाचा भतीजा बुआ भतीजे दोनों खा गए 2700 करोड़ रुपए, वो भी आप जवाब नहीं देंगे। देखिए कई चीजों में फर्क है। आज जो अगर ये अपने चीजों को लेके चलती है, अगर पक्षपात की राजनीति ना करते प्रदेश के अंदर तो आज सब सिस्टम ठीक होता। पश्चिम बंगाल में 28,000 गांव ऐसे हैं जिसमें 5,000 गांवों में हिंदू रहते थे,
या तो उन्हें भगा दिया गया या उन्हें मार दिया गया, जिसकी इंक्वायरी भी नहीं होने दी। क्या इस चीज का जवाब दे सकते हैं? बड़ा स्पष्टीकरण दे रहे हैं, बड़ी चीजें हैं, आपको बोलना पड़ेगा। पहली चीज देखिए, 38,000 गांव एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 5,000 गांव से हिंदू बाहर निकाल देने, मार देना, आप किन चीजों की बातें करते हैं आप? भटनागर जी, अगर बीएसएफ पर सवाल उठाया जाता है, तमाम स्वतंत्र संस्थाओं पर सवाल उठाया जाता है, कोई ना कोई कारण तो उसके पीछे होगा ना। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सिर्फ टीएमसी ही नहीं, बाकी अन्य पार्टियां भी तो सवाल उठाती है ना। देखिए, व्हाट्सएप के जरिए से बांग्लादेश में गायें और जानवरों का जो तस्करी चली और उसको खुल के जनता ने दिखाया, मगर उसमें ममता सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। बंगाल से कितनी चीजें तरह गांजा आता रहा, कोई सरकार नहीं लिया। बीएसएफ ने जब देखा स्थिति बॉर्डर की बिगड़ती जा रही है, तब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना काम किए शुरू किया और वहां के लोगों को, इन्होंने टीएमसी के लोगों ने वहां पथराव तक करा फोर्स के ऊपर। क्या चीज का जवाब दे देंगे? या आपकी फोर्सेज जो आपकी सुरक्षा करते हैं, आप उससे पत्थरबाजी करेंगे? आप उससे आप ओपन एक क्षेत्र, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री होकर आप विरोध करेंगे? आप जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करते, तो गोली खा के हमारी सुरक्षा करते, जो हमारे लिए बलिदान देते हैं, आप उन पर उंगली उठा रहे हो। आप जिस सीआरपीएफ से आप आज उंगली उठा रहे हो, जिन्हें आप कह रहे हो कि 5 जने मिलके आप एक फौजी को घेर लेना, सीआरपीएफ के जवानों को घेर लेना। अरे भाई ठीक है पीएस पांडे जी, बौखलाहट दिखाई दे रही है टीएमसी की, जिसकी वजह से बार बार आरोप लगाया जा रहा है सुरक्षा बलों पर, क्योंकि बीएसएफ पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, बहुत गलत है। चुनाव आयोग ने खुद इस बात की निंदा की है। मैडम जी, हम अपने देश के जो जवान हैं, बॉर्डर पर हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि वो जो है इतने साहस भरे काम करते हैं। ममता बनर्जी बौखलाहट में नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं है। बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन तो भारतीय झूठ पार्टी के, भाजपा के केंद्रीय नेताओं में है। जब केवल और केवल हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाली भाजपा और देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस प्रकार से परेशान है, अपने उससे ये समझा जा सकता है कि ये कैसा नया भारत बनाने जा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, चुनाव का समय है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बौखलाहट और इस तरीके से जो है आक्रमण, ये युद्ध में दिखाई देता है, चुनाव में नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार इसके पहले 2016 से केंद्रीय नेतृत्व जो है वहां पर सक्रिय है। कैलाश विजयवर्गीय जी वहां पर 2016 से डेरा डाले हुए हैं। हमको ये बता दीजिए कि क्या चुनाव के पहले कोई हिंसा वहां पर हुई थी? नहीं हुई थी। ये चुनाव के समय क्यों हो गया? 2016 से वहाँ चुनाव से पहले भी हिंसाएं हो चुकी। मैं आपको पीएस पांडे जी याद दिला दूं, वहाँ चुनाव से पहले भी हिंसा हो चुकी है। मैं आऊंगी आपकी बात पर, पहले प्रदीप भटनागर जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। बढ़िया, इन्होंने अच्छा हुआ सवाल उठाया। आप कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर रहे हैं। देखिए, वहाँ के प्रभारी हैं एक संगठन भारतीय जनता पार्टी के, और 2016 से और वहाँ काम कर रहे हैं, और एक पूरी टीम है, और हर पार्टी का काम है अपना प्रभारी नियुक्त करने का। क्या कांग्रेस नहीं करती? क्या आप लोगों का प्रभारी नहीं है दिल्ली में? क्या हरियाणा में नहीं है? पंजाब में नहीं है? अगर कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय अरविंद मेनन जी प्रभारी सह प्रभारी का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का जड़ और नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं, काय की बुराई है? आपने 10 बार कैलाश विजयवर्गीय पे हमला कराया, शीशे फोड़ दिए, आपने उनपे कहना हाथ चलवाए, आपने उनका रास्ता रोक दिया, आपने 10 जगह उनको रैली करने से रोक दिया। देखिए, ये उनकी कामयाबी है, उनकी मेहनत है, जो आज पश्चिम बंगाल की सरकार के दांत खट्टे कर रखे हैं। देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगा, ठीक है, आप प्रवक्ता बन के बैठे हैं टीएमसी के, क्या जनता का अधिकार नहीं है अपना मत का प्रयोग करने का? कि आपके पूछ के डालेगी वो? आप उन पे इतना दबाव डाल रखा है जनता पे, आप उन पे उतना धमका रहे हैं गांव-गांव जाके, ये ठीक नहीं है। लेकिन स्वतंत्र काम जो हो जाए चुनाव का, उसे होने दीजिए। हम तो अभी भी कहेंगे, अभी भी आपके हाथ में। देखिए, पंचायती चुनाव हुए पश्चिम बंगाल के अंदर, सबने देखा, और यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग डरा हुआ था, उसने ऑनलाइन आवेदन कराया। आपने गाँव से वोटर नहीं निकलने दिया आपने। आप यहाँ हाँ नहीं भरेंगे आप लोग। कहीं चीजें हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सारा टीटरा बीजेपी पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ये फोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पर हिंसाएं नहीं होती हैं, वहाँ चुनाव हो या ना हो, रक्त रंजित राजनीति का दाग ऐसे ही बंगाल पर नहीं लगता है। जवाब दीजिए। मैडम, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की बात बताई तो मैंने आपको बताया है उस पर, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2016, 2017, 2018, 2019 इतने समय तक कैलाश विजयवर्गीय पर कुछ भी नहीं हुआ, और वो घर घर जाकर के अपने
अब वो बना रहे थे, अपना फील्ड बना रहे थे, लेकिन 2021 आते आते 2020 के अंत तक ये जब देखे कि हमारी कोई दाल नहीं गल रही है, तो कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से लड़ाने का काम शुरू किया। इसलिए वहाँ हिंसा फैली है, और हिंसा पहले भी होती रही, अन्य प्रदेशों में भी होती रही, लेकिन जितना इनके जाने के बाद हुई है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना पीएस पांडे जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि टीएमसी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए लॉयल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लड़ाई शुरू की। अगर वो अपनी पार्टी के प्रति लॉयल होते तो क्यों जाते दूर, क्यों लड़ाई करते? फिर सवाल तो आपकी ही पार्टी पर उठता है ना। मैडम जी, जो कार्यकर्ता हमारे लायल थे वो आज भी लायल हैं। जो सुखेंदु अधिकारी जैसे थे, हंडा परात देख करके जाने वाले, वो जा चुके हैं गद्दार, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, गद्दार हो गए वो, अब वो गद्दार हो गए। जब आपकी सरकार में हुआ करते थे उस समय गद्दार नहीं थे मैडम। जब समय आता है तभी गद्दारों की पहचान होती है, इसके पहले पहचान नहीं होती है। पहचान कब होती है किसी की? किसी के सर पर लिखा थोड़ी रहता है। ये गद्दारी जो उन्होंने की है, लोगों ने जो वहाँ गए हैं, इनके यहाँ वो अंडा परात देख के गए हैं। हमारे यहाँ अंडा परात नहीं मिलने वाला था। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए, और जवाब ये भी दीजिए कि आप सिर्फ दूसरों का घर तोड़ने का काम क्यों करते हैं? देखिए, हमें किसी घर तोड़ने का ना तो अधिकार है, हाँ। और ना हमारा ये काम है। सारी चीज देखिए, हम अपना घर संभालें और अपने घर का बहुत अच्छे बीजेपी से पर ध्यान हमेशा रखें। से ही आरोप लगता आया है कि दूसरों का घर बीजेपी तोड़ती है, बनी बनाई सरकारों को बीजेपी गिराती है। कई राज्यों में देख चुके हैं, ये विपक्ष का हमेशा से ही आरोप रहा है इस बात को लेकर। देखिए, ऐसा है, इन्होंने ओबीसी जैसे करना चाहिए, अपनी लामबंदी उन्होंने मना कर दिया। हाँ। कांग्रेस से करना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। ये जो वामपंथी इनके दुश्मन थे, इन्होंने उनसे कम्प्रोमाइज करना चाहा था, चुनाव लड़े, उन्होंने मना कर दिया। और जो नई पार्टी बनी है, मुस्लिम पार्टी जो बनी है, उन्होंने भी इन्हें मुंह नहीं लगाया, और सब के सब एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? टारगेट ममता बनर्जी हैं। इसलिए है क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में विकास और काम नहीं किया है। वहाँ आप अनुदान तो दे रहे हैं, आप श्रम नहीं दे रहे हैं, आप सड़क नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें विकसित नहीं बना रहे हैं। आप राजनीति तो कर रहे हैं, आप ठीक है करिए, आप बहुत अच्छी बात है, मगर आप उनको विकासशील तो बनाइए ना। आपने हाँ इंडिपेंडेंट बना रहे, आप 10,000 रुपये सालाना या 10,000 महीना देके आप जो बच्चे पढ़े लिखे उनको करें, मगर उनके लिए रोजगार की बात नहीं कर रहे। आप आसाम की बात करते हैं, आप मगर आप आपके यहाँ चाय बागान है उसकी बात नहीं करते। आप कोयले जो खदान आती हैं उसकी बात नहीं करते। आप पश्चिम बंगाल की, बिहार की बात करते हैं। आप ऐसा क्यों है? दोहरा चेहरा क्यों है आपका? आप अगर बुआ भतीजे ठीक होते तो आज ये नौबत क्यों आती कि आपको कैलाश विजयवर्गीय से इतना डर लगता है कि 2016 से लेकर आपने 2021 तक का उनका कार्यकाल गिना दिया? क्या आपने 50 बार उन पर हमला, कातिलाना हमला करा? आपके 10वीं FIR दर्ज है आपके कार्यकर्ताओं पे, आपके नेताओं पे, आपके विधायकों पे? क्या आपने इस विषय में बताया? क्या आपने? अरे भाई, आपकी सरकार चल रही है। अब देखिए ना, अभी मिथुन दादी आप रैली, सभा की रैली थी, आपने रोड शो क्यों नहीं होने दिया? कैसे कैंसिल कर दिया आपने? बताइए ना। अभी तो आप PM हैं वहाँ की, आप अपनी गलतियों को छुपाए ना और ना दोहराएं। आप मेरा निवेदन है आपसे, और आप ममता दीदी से भी और आपसे भी समझाएं अपने विधायकों को, अपने नेताओं को। फिर आप रोजगार की बातें करते हैं प्रदीप भटनागर जी, तो आपसे सवाल आप लोगों से भी पूछा जाता है कि आपने भी कई राज्यों में कहा है, कई राज्यों में बड़े बड़े वादे कर दिए, चाहे वो बिहार की बात हो या दूसरी जगह की बात हो, कि रोजगार के वादे आपने किए थे, फ्री वैक्सीन का वादा तो आपने भी किया था, वो कितने निभा दिए? TMC का सवाल तो ये भी हो जाता है फिर आपके जवाब पर। देखिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय कोरोना की वैक्सीन की ड्यूटी के पूरे जिले वाइज, क्षेत्र वाइज, वार्ड वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। आपको, जनता को निवेदन आपको भी करना चाहिए, और मैं भी आपके माध्यम से करता हूँ कि आप जाइए और अपना वैक्सीन लगवाइए जाके। आपका अधिकार है, सरकार लगवा रही है। अब कुछ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल पसंद है, वहाँ भी लगवा रहे हैं। देखिए, संख्या बड़ी है। परसों ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर 10 लाख टीके डेली लगवाएंगे। कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है काम, और आज मैंने 80 लोगों को खुद टीके आज मैंने भेजे लगवाने के लिए। पहली चीज, जो आप रोजगार की बात करें, अगर रोजगार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 19 चीनी मिलें दोबारा चालू की गई है, वो रोजगार के लिए चालू की गई है। जो सड़क निर्माण चल रहा है वो रोजगार के लिए चल रहा है। जो नई नई वैकेंसी आ रही है रोजगार के लिए चल रही है। ये नहीं है आप जब तक अखबार नहीं पढ़ेंगे, आप इंटरनेट पर नहीं देखेंगे रोजगार के लिए, तभी आपको पता लगेगा। आप बाखूबी टीवी में बैठ के मैं सब कुछ बोल सकता हूँ रोजगार के विषय में, सामने विपक्ष बोल सकता है कि रोजगार नहीं है। जी, अब वो बोलते हैं कि हम बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। आपकी सरकार रही है, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। ना तो किसान खुश हैं, ना वहाँ के युवा खुश हैं, और ना ही वो सुरक्षा जो कि लोगों को चाहिए वो मिल पा रही है।
मैडम आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो सही करा दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आपके हाथ तक आवाज पहुँच रही है तो जवाब आप ले लीजिए। बिल्कुल बोलिए, आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए, अपना जवाब दीजिए। हाँ, वीडियो जरा सही करा दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां इन्होंने दी हैं। मैडम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 24 परीक्षाएं हो चुकी हैं, एसएससी बोर्ड ने कराई है, एसएससी आयोग ने कराया है, जिसमें से केवल एक परीक्षा की भर्ती जो पिछले सरकार की थी, केवल वही हो पाई पुलिस भर्ती। बाकी 23 की परीक्षाएं आज तक लंबित है। ये क्या बताएंगे? ये पूरे 4 साल 4.5 साल बीत रहा है और एसएससी आयोग ने जो 24 परीक्षाएं कराई थी उसमें से 23 परीक्षाएं आज तक लंबित है, उसके रिजल्ट आउट नहीं हुए, अन्य तो उसकी भर्तियां हुई हैं। ये लोग अपने काम को न गिनाएं कि क्या काम करते हैं। रह गया सवाल ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का, तो केंद्रीय सरकार और केंद्र के लिए अलग से करेंसी नहीं छपा करती है। केंद्र में वही पैसा पहुंचता है जो राज्य सरकारों के तरफ से जाता है, तो राज्य सरकारों का भी उसमें हक बनता है, लाभांश आता है। ये उन प्रदेशों में जहां पर इनकी सरकारें नहीं है, इन्होंने पक्षपात किया है, डिस्पैरिटी बरती है, और उस डिस्पैरिटी के तहत जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले कौन कराता है जी? बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले कौन कराता है? बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला टीएमसी नहीं कराती है। बीजेपी के लोग अगर टीएमसी के लोगों को मारेंगे तो टीएमसी के लोगों के हाथ पर दही नहीं जमी हुई है। ये इनिशिएशन करते हैं, पहला वार इनके तरफ से होता है, और अगर इनके हाथ में तलवार रहेगी तो मैडम क्या आप चाहती है कि टीएमसी के हाथ में ढाल भी न रहे? मतलब आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि टीएमसी वाले करवाते हैं हमला, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर उधर से हमला होता है तो टीएमसी वाले भी करते हैं? ये मत कहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके हाथ में तलवार है तो टीएमसी के हाथ में ढाल भी न रहे। नहीं, वही मैं भी कह रही हूँ कि हमले का जो आरोप लगता है बार बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, उन पर हमला किया जाता है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किया जाता है। अगर बीजेपी की तरफ से वार किया जाता तो पलटवार आप भी करते हैं? मैडम हम तो अपना बचाव करते हैं, ढाल मारने के लिए नहीं होती है, ढाल जो है बचाव के लिए होती है। अभी देखिए, अभी जो आपकी धार थी वो दूसरी थी, अब बचाव वाली आ गई है। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। अगर टीएमसी के किसी कार्यकर्ता पर हमला किया जाता है या फिर हत्या हो जाती है तो उसका सीधा आरोप बीजेपी पर लगता है। ये बताता हूँ, ये पश्चिम बंगाल के अंदर 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं इनके गुंडे बदमाश, वामपंथियों से, कांग्रेस से और बीजेपी से। ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे, एक ब्रेक पर जाना होगा और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये एक लड़ाई 3 जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली चीज, ये किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? सत्ता पाने के लिए। पहले ना वामपंथी जो चल ही रहा था, इनका जो झगड़ा दंगा कर रखा था, इन्होंने कर रखा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता को टारगेट इन्होंने बना रखा है। ये बौखलाहट किस चीज की है? अगर इनसे पूछा जाए कि 2700 करोड़ रुपए इन्हें आपदा में पश्चिम बंगाल में मिला था, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जो आपदा आई, इतनी बड़ी आई थी, हाल चल आया था, इतना
सभाई हुई थी, ये उसके विषय में नहीं बता पाएंगे कहीं जाके। देखिए कटमनी के बारे में ये नहीं बता पाएंगे कि किसी को गरीब को अगर दाह संस्कार करना है तो उसको पहले पैसे देने पड़ेंगे, ये नहीं बता पाएंगे उसके बारे में। आयुष्मान इन्होंने चलने दी थी वहां पे पहले थी। एक यहाँ कैसी राजनीति करना चाहते हैं भतीजे बुआ मिलकर, चीजें सोचनी पड़ेगी। देखिए एक वीडियो जारी करी कि भतीजे ने 35 करोड़ रुपए मांगे थे, क्या छुपाई भी है? पश्चिम बंगाल में 10 वर्ष आपको हो गए सरकार चलाते हुए, या आप नंदीग्राम को सड़क नहीं दे पाए? नंदीग्राम के लोगों को जिनकी निर्मम हत्या करा दी गई थी आपकी राजनीति के अंदर, आप उनका अब तक उन्हें न्याय नहीं दिलवा पाए। सिंदूर में जितने भी आपने किसानों को बर्बाद कर दिया नैनों को लेके, आप उन्हें अभी तक डेवलप नहीं कर पाए, आप उन्हें औद्योगिक क्षेत्र नहीं दे पाए। ये राजनीति कैसे करेंगे आप? राजनीति करिए मगर प्रदेश के विकास तो कीजिए। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के पीछे पड़े हैं, बीजेपी के 300 कार्यकर्ता आपने मार दिए, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, मगर आपका विकास की तरफ ध्यान नहीं है। आपका कैलाश विजयवर्गीय की तरफ ध्यान है, मोदी जी ने कहा क्या कहा उन पर ध्यान है आपका, मगर प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं है आपका। अगर मछली पालन को आप प्रोत्साहन देते होते तो मछली पालन आज बहुत ऊपर होता पश्चिम बंगाल का। आपने टैक्स जो नाव मछली पकड़ती हैं 10 गुना टैक्स कर दिया, उसका जवाब देंगे आप? नहीं दे पाएंगे आप उसके जवाब। परिवर्तन की बातें बीजेपी बार बार करती है, परिवर्तन की बातें बीजेपी भी करती है, परिवर्तन की बातें टीएमसी भी करती है। कौन सा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं? प्रथम देखिए, अगर परिवर्तन की अगर आप बात करते हैं तो प्रथम देखिए परिवर्तन ये चाहिए कि लोगों को विकास लाने के लिए उसे सबसे पहले रोड चाहिए। उसको जब तक आप रोड नहीं देंगे गांव को शहर की तरफ जाने के लिए विकास कैसे होगा? नहीं तो बैल चलेंगे तो पहिए टूट जाएंगे, ट्रैक्टर टाइम से पहुंच नहीं पाएगा। अगर जो किसान फसल उगा रहा है, अपना धान अनाज उगा रहा है, अगर वो अच्छे से अगर सड़क नजदीक शहर से होगी तो जाएगा तो जल्दी अनाज पहुंचेगा, उसको पैसा मिलेगा उस चीज का। मछली पालन अच्छा होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, उसको प्रोत्साहन देने वाला काम। आज पश्चिम बंगाल पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जब शुरुआत हुई तो पश्चिम बंगाल भारत की राजधानी होती थी, वही पश्चिम बंगाल है जहां सबसे पहले फिल्में बना करती थी। फिर मुंबई बना बॉलीवुड, पहले हॉलीवुड जो था, बॉलीवुड जो था पहले पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल से बॉलीवुड हॉलीवुड हमारा सारा मुंबई चला गया। देखिए बंगाल का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बड़े बड़े वीर सपूत रहे पश्चिम बंगाल में। उन चीजों को भूलना नहीं चाहिए, उन्हें जरूरत है इस चीज की। एक इतिहास है पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल का। तो भूला कौन है? भूला तो कोई भी नहीं है, भूला कौन है? कोई नहीं भूला। अब इस परिवर्तन की बातें हो रही है। अब परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है ना ये बीजेपी वाले बता पा रहे, ना ये टीएमसी वाले बता पा रहे। तो परिवर्तन आपको बताया, वहां के लोगों की जरूरत क्या है? लोगों को सुचारू रूप से चलना चाहिए, सुचारू रूप से लोगों को जो काम विषय चाहिए वो चीज कटमनी खत्म होनी चाहिए। वहाँ पे जो गरीबों के साथ उत्पीड़ना हो रही है, आज भी जो है हाथ से लोग जो जिसे कहते हैं ना हाथ से रिक्शा खींचना, आज भी लोग दौड़ के चलाते हैं। आज देश आजाद होने के बाद भी, आज 200 साल में 200 साल बाद भी आज 200 साल हो गए अंग्रेजों ने जो करा दो भारत पे राज। इसके बाद देखिए 70 वर्ष में ये वो हाथ का रिक्शा खत्म नहीं कर पाए, उनको आज तक मताधिकार नहीं दे पाए ये लोग। आप इस चीज में देखिए ना। ठीक है, पीएस पांडे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पीएस पांडे जी, परिवर्तन की बातें बीजेपी भी करती है और परिवर्तन की बातें आप भी करते हैं। कौन सा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया? काजल जी सॉरी कि हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे। और कोई बात नहीं, अब आप अपनी बात रख दीजिए, आपके पास समय पूरा है। ये क्या पूछ रहे थे मैडम, जैसा एक बार बता दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आप आवाज आ रही है आपकी, बोलते जाइए। ये जरा सा एक जो पूछ रही थी, जरा सा एक बार फिर से बता दीजिए क्या पूछ रही है। परिवर्तन की बातें बीजेपी भी करती है और परिवर्तन की बातें टीएमसी भी करती है। कौन सा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं जो कि पिछले 10 सालों में आप नहीं ले पाए? मैडम परिवर्तन जो वहां पर परिवर्तन करने के लिए कोई भी पार्टी जो आती है सत्ता में, वो अपना मैनिफेस्टो पहले ला देती है कि अब इन कार्यों पर आपके जनता के बीच में आए हैं और ये काम हम करके दिखाएंगे। राशन, रोजगार, राहत सब कुछ तो है आपके मैनिफेस्टो में, और बीजेपी ने आपसे भी बढ़ चढ़ कर दिया है मैनिफेस्टो में। तो अब परिवर्तन, वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होगा जो कि पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया? बंगाल की जनता उसका इंतजार कर रही है। एक बार वो बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले, बंगाल के लोगों को भी पता चले, ताकि वो वोट अगर टीएमसी को दे तो उनको क्या मिलने वाला है बदले में, कैसी सरकार उनको मिलने वाली बदले में।
मैडम वहाँ की सरकार जो है वहाँ 10 सालों के बीच में जनता के बीच में सारे रिपोर्ट कार्ड भेज करके बतलाई है कि जो जो वादा मैंने किया है उसको मैंने पूरा किया है और जो अवशेष रह गए हैं उसको भी मैं पूरी करूंगी। अगर एक भी वहाँ का मतदाता चाहे वहाँ का रहने वाला अगर असंतुष्ट होता ये टीएमसी के काम से तो वहां पर बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होती। लेकिन आज भी ममता बनर्जी वहां की एक लोकप्रिय नेता है और वो एकमात्र स्टार प्रचारक भी हैं जिनके पीछे पूरी केंद्रीय शासन लगा हुआ है। इसलिए कि इनको केवल हटाया जाए। पहले वहां पश्चिम बंगाल की जनता तो ये कहती कि नहीं हम ममता बनर्जी से ना खुश हैं। अगर कोई भी एक व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार हो कि हम ममता बनर्जी से ना खुश हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर ममता बनर्जी अपना पूरा काम की है, ऑनेस्टली काम की है, ईमानदारी से काम की है, तो वो अपने काम के बल पर वहां पर हैं और वहां पर वोट पा रही हैं। और ये जो परसेप्शन गढ़ दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी गई 2 मई को गई, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी आ रही हैं, पूरी बहुमत से आ रही हैं। इस बात की आपको भनक हो चाहे ना हो, हमारे भटनागर जी को भनक हो या ना हो, ये अपना पक्ष भले रख लें, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि वहां पर हैट्रिक लग रही है। इसीलिए इनके केंद्रीय नेतृत्व परेशान है। इसलिए अमित शाह और मोदी जी बार बार बंगाल का दौरा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उखाड़ फेंका जाए। लेकिन जनता जनार्दन है, वो जनता जनार्दन जो है ममता बनर्जी को फिर से शासन में ला रही है। भटनागर जी जवाब दीजिए। ठीक है भटनागर जी जवाब दीजिए। ममता बनर्जी गई नहीं बल्कि आ रही हैं और ये पूरी की पूरी जो कैबिनेट उतार कर रख दी है ना बंगाल में, ये बीजेपी की बौखलाहट है जो कि दिखा रही है। मैं पांडे साहब की बातों का समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री से लेकर सारे के सारे कैबिनेट मंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, सब लोग तो वहां पर नजर आ रहे हैं ना। मैं पांडे साहब का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। वाकई में स्टार प्रचारक है ममता बनर्जी और वाकई में क्या नाम है जाना माना कह रहा है। मैं इसके दोहराया में बिल्कुल नहीं गलत नहीं कहूंगा। और लेकिन इतने सारे लोगों को सिर्फ ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भेजा गया वहाँ। जी मैं वही कह रहा हूँ। जैसे स्टार प्रचारक आपने कहा और आपने सेलिब्रिटी कहा, तो मैं समझता हूँ कि वैसे अवगुण एक सूबे की मुख्यमंत्री में होनी भी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है आपने कही, हम भी सब कहते हैं हाँ जी बिल्कुल स्टार प्रचारक हैं, मगर स्टार प्रचारक बनने के लिए वो स्टार लगने वाला काम भी तो होना चाहिए ना। खेला होबे का थोड़ा आप बता नहीं पाए पहले भी, खेला हो गया क्या आप किसको इंडिकेशन दे रहे थे आप, खेला हो गए कैसे आपने वो बताया नहीं। 27 करोड़ जो आपदा में भेजे वो आपने बताया नहीं। कोयला कांड आपने लोगों ने बताया नहीं, जो भतीजे का नाम आ रहा था उसमें भी आपने नहीं बताया। देखो तो देखिए बहुत स्टार प्रचारक है। मैं कहता हूँ बिल्कुल दीदी का पूरा बंगाल परिवार है और बच्चा है बिल्कुल है। मगर आपको कहीं चीजें करना चाहिए। आप दूर जहाँ से आपने राजनीति शुरू करी 28,000 परिवारों को उजाड़ के आप उस चीजें को नहीं बता पाए कि आप औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं बना पाए, नंदीग्राम में सड़क क्यों नहीं बना पाए। जो नंदीग्राम के अंदर 14 किसान आपने मार दिए गोली चलवा के, आप उसका न्याय नहीं करा पाए। 10 वर्ष में अब तक कम से कम कई हजार कार्यकर्ता मर गए नक्सलाइज ने भी और आपके कार्यकर्ताओं ने मार दिए, उनकी अब तक इंक्वायरी आप नहीं करा पाए। आप राजनीति करिए मगर खून की राजनीति क्यों करते हैं आप। मैं तो निवेदन करूंगा आपसे भी और आपके कार्यकर्ताओं से और आपकी स्टार प्रचारक ममता जी से भी कि आप खूनी खेल ना करें, शांतिपूर्ण चुनाव होने दें। आप सीआरपीएफ पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं आप घेरने का, अगर उस फौजी ने गोली चला दी आत्मरक्षा में आप क्या कहेंगे, फिर जवाब बनेगा आपके पास। उसको बंदूक दे रखी है देशों के दुश्मन से लड़ने के लिए, ना कि अपने परिवार से लड़ने के लिए। ये चीजें थोड़ी सी ठीक है पीएस पांडे जी जवाब दीजिए, आपकी बात का वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए। नहीं समझ में आया पीएस पांडे जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? बोलिए बोलिए। मैडम वही मैं कह रहा हूँ कि पहले तो बीजेपी के लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि खेला होबे का मतलब क्या होता है। खेला होबे मतलब चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे गरीबों को भोजन हो, चाहे छोटा या बड़ा कोई उद्योग हो, सब कुछ को आगे बढ़ाने का काम करने का मतलब होता है खेला होबे। और ये जो शब्द आया है खेला होबे, ये जो है एक किताब में वहाँ पर प्रसिद्ध किताब में एक हमारे को नाम नहीं पता है उनका, लेकिन उन महान पुरुष के द्वारा लिखा गया है कि हाँ खेला होबे। ये शब्द इन लोगों ने उसको जो है
थोड़ा मरोड़ा है, जैसे समझ में, जैसे हर चीज व्यंग्यात्मक रूप से लेते हैं, उसी चीज से, उसी तरीके से इस शब्द को भी इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से लिया है और उसको जो है खेला होने का अर्थ इन्होंने ये लगा लिया कि तुम क्या खेलोगी, हम खेलेंगे, हमारे पास तो वो ताकत है कि तुमको अब खेल में हराएंगे। ये खेला का मतलब नहीं होता है। उनके खेला का मतलब था कि हम जो है सारे क्षेत्रों में विकास करके दिखाएंगे, और ये खेला का मतलब होता है। तो यही बता दीजिए कि प्रदेश को चुनौती क्यों दी थी, चेतावनी क्यों दी थी? अगर टीएमसी सरकार नहीं आई तो देख लेंगे पश्चिम बंगाल को, ये जवाब दे दीजिए। उन्हें खुले मंच पर चुनौती दी थी जनता को पश्चिम बंगाल की, अगर टीएमसी नहीं आती है तो देख लेना। क्या जवाब देंगे चीज का? मुझे भटनागर जी क्या बोले हैं? भटनागर जी अपना सवाल रिपीट करिए, आवाज उन पर कम पहुंच रही है जरा। कहा कि मंच के माध्यम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर टीएमसी नहीं आई तो पश्चिम बंगाल की जनता की खैर नहीं है। खुले मन से चेतावनी दी थी उन्होंने। क्या जवाब देंगे क्यों दी थी चेतावनी? क्या दिखाएंगे खेल अपना? पीएस पांडे जी, उनका सवाल है, ममता बनर्जी ने मंच से कहा था कि अगर टीएमसी नहीं आई तो बंगाल की जनता की खैर नहीं है। सारे वीडियो रिकॉर्डिंग ये करते हैं। हाँ। और ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जरा इसको भी तो दिखा दिए होते जो शब्द गढ़ रहे हैं। हाँ। नंबर एक, नंबर दो कि उन्होंने तो जो कहा उस शब्दों पर घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक पैर से बंगाल जीतूंगी और दोनों पैर से दिल्ली, और इनको समझ नहीं आ गया कि अब माननीय मोदी जी का विकल्प तैयार हो गया विपक्ष के तरफ से। हाँ। इसलिए इनका जोर जो है पूरा बंगाल लगा हुआ है, और कोई बात नहीं है। नहीं तो सारी फोर्सेस और सारे केंद्रीय बल, सारा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। योगी जी को यहाँ भी नहीं दिख रहा है। हाँ। केवल जाकर के वहीं देखना है। भटनागर जी, मतलब ममता बनर्जी ने कह दिया कि एक पैर से जीतूंगी बंगाल, दूसरे से दिल्ली जीतेंगे। आप तो डर गए, मतलब बौखलाहट के मारे पूरी की पूरी कैबिनेट को उतार कर वहीं रख दिया। एक ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए, सिर्फ एक ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए आपने पूरी कैबिनेट को उतार कर वहां रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो आज बंगाल जीत लें, कल दिल्ली पहुंच जाए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये बुआ भतीजी की पार्टी नहीं है। हाँ। इसमें सबका मूल अधिकार है और सब नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबका कार्य है अपना अपना। अगर स्टार प्रचारक एक है तो हमारे पास बहुत सारे स्टार प्रचारक है। ये बीजेपी ममता दीदी की नहीं है, ममता दीदी की टीएमसी है जो खुद अकेले चलाती हैं बुआ भतीजे। कि जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री हैं, वो एक स्टार प्रचारक हैं। और उस नाते गए, आप बताइए, आपकी ममता दीदी अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली में प्रचार करने आई कई बार, क्या एलिगेशन लगाया हमने? क्या वो दिन भूल गए आप लोग? आप जो उठा रहे हैं भाई हम पे है सेलिब्रिटी की लंबी फहरिस्त, सबने भेजे और जाएंगे। अब आप बुआ भतीजे आपके दो ही हैं तो क्या दूसरा कर सकता है? आप भी तैयार कीजिए ना हमारी तरह। सब पार्टी में सबका अधिकार है। अध्यक्ष हमारे यहाँ केवल 3 साल में, 3.5 साल में एक बार बनता है जो बनता है, उसके बाद दूसरे का बनता है, सेकंड बार फिर वो नहीं बारी आती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, ये सिस्टम है। यानी हर बार पार्टी का अध्यक्ष एक ही बनेगा, कुमारी मायावती जी की तरह, मुलायम सिंह जी की तरह, या फिर ममता बनर्जी की तरह। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। आप लोगों का सिस्टम ऐसा है, आप उठा तो रहे हैं उंगली, मगर अपनी उंगली को देख रहे हैं जा कहाँ रही है। अभी भी आप पे चिंतन का टाइम है, कर लीजिए। पश्चिम बंगाल जनता के विषय में सोच लीजिए जो आपने नहीं सोचा अब तक। तो क्या करें फिर? टीएमसी वाले पीछे हट जाएं, चुनाव ना लड़ें, बीजेपी को मैदान में आने दें? क्या चाहते हैं आप? ममता बनर्जी पीछे हट जाएं? देखिए, आप जो कहते हैं एलिगेशन लगाते, बाहर से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं। कहाँ बाहर से आए? बता तो दें। बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, कहाँ से आए? बाहर से आप कितने बाहर का समझते हैं? आप मानुष और माटी की बात तो करते हैं, मगर माटी को आप बांध की बात करते हैं। ऐसे क्यों आपका दोहरी राजनीति आपकी? क्या मनुष्य भारतवर्ष का एक नहीं है? क्या दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, या हर जगह का आदमी नहीं है क्या? क्या पंजाब में बंगाली नहीं है? या पंजाब में जो सरदार रहते हैं क्या वो पश्चिम बंगाल में नहीं है क्या? आप किन्हें बांटने की बात करते हैं? आप बाहर का किन्हें बोलते हैं? अरे योगी आदित्यनाथ एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक स्टार प्रचारक है, उनका लिस्ट में नाम है, जाएंगे 100 बार जाएंगे। क्या परेशानी है आपको? आप भी पीएस पांडे जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए बोलिए। मैडम, भटनागर जी ने बुआ भतीजा की बात कही और अपने यहाँ जो है अध्यक्ष की बात कही। मैं दोनों चीज का जवाब दे रहा हूँ। ये शिशिर अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी का परिवार जवाब में गया तो आपको परिवारवाद नजर नहीं आया? उनका पूरा परिवार
और जब अर्जुन सिंह हमारे टीएमसी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, जब उनका लड़का वहां से चुनाव लड़ रहा तो वो आपको परिवारवाद नजर नहीं आया? और हमारे अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी जसवंत सिन्हा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। आप कैसे समझ सकते हैं कि वही अध्यक्ष रहेंगी? वो जो है जसवंत सिन्हा वहां के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए, अभिषेक बनर्जी नहीं बने हैं। आप जो है आप अपना सब ऐसा मत समझिए कि दूसरी पार्टियों के तरीके से, रीजनल पार्टियों के तरीके से वहां पर ममता बनर्जी काम कर रही हैं। वो जो है एकदम ऑनेस्ट लेडी है, अब उनके ऊपर कोई आरोप आप नहीं लगा सकते, कोई आरोप नहीं लगा सकते। जसवंत सिन्हा आज के डेट में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं। क्यों नहीं बताते हैं? भटनागर जी आप सिर्फ अपने फायदे, ठीक है भटनागर जी, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब वो वहां पर बीजेपी वालों को जगह दे रहे हैं, एक पद दे रहे हैं, एक ओहदा उनको दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर अपने फायदे के लिए, ताकि इलेक्शन जीत सके, ताकि नंदीग्राम जीत सके। देखिए, नंदीग्राम की बात जो शुभेंदु अधिकारी की बात करें, शुभेंदु अधिकारी को केवल शुभेंदु जी को ही टिकट मिला है उनके परिवार में, पहले किससे क्लियर कर दो। एक ही देखिए, हम भी चाहते हैं विभिन्न प्रदेशों में जैसे टॉयलेट बने हैं, पश्चिम बंगाल में भी बने। हम भी चाहते हैं पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न प्रदेशों के अंदर गरीब परिवारों को छत मिली है, उनको अनुदान मिला है, पश्चिम बंगाल को भी मिले। उनको गरीबों को भी जरूरत है, जो ममता जी ने नहीं होने दिया काम को। हम भी चाहते हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड बने, उनको मिले, जो इन्होंने नहीं बनने दिए। जो सुविधाएं उनको जरूरत है, जो इन्होंने नहीं वहाँ पारित होने दी, वो पश्चिम बंगाल की जरूरत है पूरी हो। कि हम चाहते हैं उनकी जरूरत उन्हें मिले, उनको टॉयलेट मिले, छत मिले, पक्की छत मिले, उनको जो अनुदान केंद्र सरकार से आता है वो उन तक पहुंचे। मैं तो इसीलिए ही समर्थक हूँ कि वहाँ की सरकार चेंज हो। अगर ममता दीदी अगर वहाँ के पक्के मकान, अगर टपकने वाले मकान ठीक करे होते तो ये नौबत ही ना आती जो भागम भाग चल रही है इनमें, वो कहीं जाकर ठीक होती। अरे चुनाव लड़िए भाई, आपसे किसने कहा है बाहर का और अंदर का? ओवैसी जी आगे चुनाव लड़ रहे हैं, हैदराबाद से कहीं की दिक्कत है, अधिकार है प्रदेश के अंदर, उत्तर भारतवर्ष के अंदर कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। हार जीत जनता के ऊपर बात है। क्या आप जनता को रोक लेंगे? आप जनता को गोली मार देंगे? आप जनता को बम मार देंगे क्या आप? अरे भाई आप चुनाव होने दीजिए ना। आप क्यों नहीं अपने गुंडों को समझाते, अपने कार्यकर्ताओं को समझाते जिन्होंने इतना बमबारी और गोलीबारी कर रखी है? समझाइए। तो आप भी समझा लीजिए, आप भी समझा लीजिए अपने कार्यकर्ताओं को। आप पर भी तो आरोप लगता है, अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत होती तो आरोप तो आप पर भी लगता है ना। आप भी समझा लीजिए, थोड़ा आप समझाइए, थोड़ा वो समझाएंगे, हो जाएगा काम। रक्त रंजित राजनीति का जो दाग है बंगाल से हट जाएगा। अच्छा शब्द है ये रक्त और रंजित जो आप बोलते हैं, बहुत अच्छा शब्द है और मुझे अच्छा लगता भी है कि रक्त की जो होली खेली जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय सेवा संघ से बाकायदा अनुशासन सीखा हुआ है, उसको जरूरत नहीं है रक्त बहाने की। मगर क्या करें, मगर जब टीएमसी के जब लोग कार्यकर्ता जो लोग इन्होंने पाल रखे हैं, जब हमला करेंगे तो आमने सामने में मुकाबला तो होगा ही होगा। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता इन्होंने मार दिए। जो पार्षद मारे, पहली बार एक पार्षद बना था हमारे यहाँ का, उसने 19 गोली मारी और आज तक वो आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के लोग थे। वो अखबार में खूब खुली छपी और डॉक्यूमेंट्री को चैनल में दिखाई दी इस चुनाव के दौरान। इन पर जवाब नहीं बनेगा इस चीज के बारे में कि आज वो खुले घूम रहे हैं वो हत्यारे। एक ही बेटा था और आज भी माँ बाप इंतजार करते हैं अपने बेटे का, आज भी उनके आंसू रुकते नहीं है। क्या जवाब दे देंगे कितने कोक इन्होंने उजाड़ी इन लोगों ने? ये नौबत ही क्यों आई? ये कोई छुपी भी नहीं है। जब शुरुआत इन्होंने करी थी पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारने की। ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। पीएस पांडे जी, आज अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी को लगता है कि अल्पसंख्यक वोट उनके खिसक रहे। इस बात का परसेप्शन और झूठ फैलाना, ये लोग शुरू से उसका मनगढ़ंत हिसाब किताब करते चले आ रहे हैं और ये झूठ उनका हमेशा से 3 चरणों में फेल हो गया। चौथे चरण में अब जो है कल जो चुनाव होगा उसमें भी ये देख लेंगे कि उसमें भी ये फेल हो जाएंगे। रह गई बात ये कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी की कि हमने केवल शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया, अब बाकी से कोई मतलब नहीं। शिशिर अधिकारी उनके पिता हैं, शिशिर अधिकारी टीएमसी के सांसद थे और उन्होंने कहा कि जहां मेरा बेटा रहेगा वहीं मैं रहूंगा। ये परिवारवाद नहीं है, ये धृतराष्ट्रवाद नहीं है। और रह गया बात ये जो दूसरा पता नहीं क्या प्रश्न हमारे भटनागर जी पूछ रहे थे, दुर्भाग्य से हमारा ऑडियो वीडियो दोनों खराब है, नहीं तो मैं इनको इसकी जवाब इनका सुन पाता। इन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष ये बार बार दिखाते हैं कि हमारे में कोई भी अध्यक्ष हो सकता है,
कोई भी उपाध्यक्ष हो सकता है। अरे भटनागर जी, हमारे टीएमसी में भी ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को उपाध्यक्ष नहीं बनाया। जसवंत सिन्हा आज के डेट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं। और क्या पूछना चाह रहे हैं ग्राम से, पूछ लीजिए। भटनागर जी, अब वो कह रहे हैं कि वो जगह तो दे देते कम से कम बीजेपी वालों को, आप तो उतना भी नहीं कर पाते। बीजेपी के लोगों को, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को वो कहाँ जगह देते हैं? ये तो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और ये जानते हैं कि इनको प्रश्न देने के लिए इनके पास पैसा भी है, इनके पास बाहरी लोग भी है, और इनके साथ प्रशासन जो चुनाव आयोग हो चाहे कोई भी हो, हम किसी को दोषारोपण नहीं करते, लेकिन इस बात को दिखना चाहिए कि हमारा चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट है, हमारी फोर्सेस ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए जो है लोकतंत्र कायम रहेगा। लोकतंत्र ऐसे कायम नहीं रह सकता कि लोकतंत्र ऐसे कायम नहीं रह सकता जब संस्थाएं ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगी तो जनता जनार्दन जवाब उठाएगी। आपसे जनता जवाब मांगेगी। सेंट्रल फोर्सेस को घेर के आप काम करेंगे क्या? चुनाव सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को घेर के कराएंगे आप चुनाव? आप जो ममता जी कह रही हैं कि आपको सीआरपीएफ के जवानों को 5 लोगों को मिलके और एक जवानों घेर लेना है और 5 लोग वोट डालने चल जाएंगे अंदर, इसका मतलब क्या है? आप सेंट्रल फोर्सेस को घेरेंगे आप ये योजना है चुनाव में, 24 चरण के लिए चुनाव है। आप सेंट्रल फोर्सेस के जो आपके जवान आपकी सेवा में है, जो जिस तरह चुनाव करा रहे हैं, जो आराम से गांव के लोग वोट डालने आ रहे हैं, आप उनके लिए कह रहे हैं इस सूर्य की वो भी मुख्यमंत्री। पीएस पांडे जी, जवाब दीजिए। अब वो कहते हैं कि आप बार बार बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस को क्यों घेरते हैं, क्यों सुरक्षा बलों पर सवाल उठाते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? जो सुरक्षा बल आते हैं इलेक्शन कराने के लिए, बूथ की रखवाली करने के लिए, ताकि कोई हिंसा वहां पर ना हो जाए, कोई विवाद, कोई उपद्रव वहां पर ना हो जाए, आप उन्हीं पर सवाल उठा देते हैं। फिर मैडम कोई सवाल हम नहीं उठा रहे हैं अपने, वो हमारे फिर नोटिस कैसे गया? फिर नोटिस कैसे गया ममता बनर्जी पर? फिर नोटिस कैसे गया? अगर सुरक्षा बलों पर सवाल उठाया गया तभी तो ममता बनर्जी के पास नोटिस गया, आयोग का जवाब मांगा है आयोग ने। उन्होंने जब कहा कि बाहर के लोगों के साथ और ये आईटीबीपी के और सेंट्रल फोर्सेस के लोग साथ दे करके घर घर जा करके टीएमसी के मतदाताओं को धमकाया है कि वोट देने मत जाना। उस पर जो है उन्होंने नोटिस लिया कि उन्होंने कहा चुनाव आयोग से कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, लेकिन चुनाव आयोग उसको दरकिनार कर दिया। ये किस बात की ट्रांसपेरेंसी है? क्या जनता जनार्दन वहां की नहीं देख रही है? नंदीग्राम की जनता नहीं देखेगी क्या इसको? कौन से टीएमसी के मतदाता हैं जिनको धमकाया गया? कौन से टीएमसी के मतदाता हैं? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए, फिर थोड़ा पता चल जाएगा सबको भी। बीजेपी वालों को ही पता चल जाएगा और सुरक्षा बलों को ही पता चल जाएगा किनको धमकाया गया है। अगर हम बैठे हैं और हम टीएमसी का काम करते हैं, टीएमसी का झंडा उठाते हैं, अपने घर पर टीएमसी का झंडा लगाए हैं, तो हम टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और टीएमसी को वोट देते हैं। अगर टीएमसी के घरों पर जहां झंडा लगा है उनके घरों में जाकर के लोगों को धमकाए लोग और उसको आप कहेंगे कि ये जस्टिफाइड है? क्या कैसे जस्टिफाइड है? अब उनका जवाब तो यही होता है ना, किस आधार पर आप बात कर रहे हैं? आप पर तो कोई आधार ही नहीं है। किस आधार पर, किसने देखा धमकाते हुए? अब बीजेपी वालों का तो सीधे तौर पर यही कहना होता है, किसने देखा धमकाते हुए? कोई आधार है आपके पास? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास? नहीं मैडम, समरथ के नहीं दो तो गोसाई और लक्ष्मी 100 गुण बसत है लक्ष्मी तेरे वोट। तो ये दो कहावत वहाँ पर चल रही है, ये दो कहावत वहाँ चल रही है। इनकी रैलियों में कूपन बांटे जाते हैं, कूपन कि वहां से लौट के आना तो 1000 रुपए ले लेना। ये भी प्रूफ है वहां पर। आपसे कहा कभी किसी ने, कभी रैलियों में पैसे जाने के लिए आपने देखा कभी किसी को पैसे बांटते हुए? आपने देखा किसी को लालच देते हुए? तो इन्होंने देखा किसी टीएमसी के कार्यकर्ता को इनके कार्यकर्ताओं को मारते हुए? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो सवाल मैं पूछ लूंगी उनसे। आप जो कह रहे हैं आप पहले उसका जवाब दीजिए। आपने देखा किसी को पैसे बांटते हुए? आपने कौन सा कार्यकर्ता बीजेपी का था जो कि पैसे बांट रहा था कि चलिए हमारी रैली में आप भीड़ जुटाइए? किसी को देखा आपने? आरोप लगा रहे हैं, कम से कम आधार रखिए ना उनका। निराधार आरोप लगाने से कोई फायदा है नहीं।
किसी अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो कोई आधार रखिए ना आरोपों का। ऐसे किसी से कैसे कह सकते हैं कि आप पैसे बांट रहे थे, आप भीड़ इकट्ठी करना चाहते थे? किस आधार पर? निराधार आरोप। मैडम काजल जी, वहाँ के टीएमसी कार्यकर्ताओं के पास सबूत है इस कूपन का कम से कम सबूत टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ रखे हुए हैं, लेकिन कोई संज्ञान उसका ले तब तो। आप गए कहीं संज्ञान लेने के लिए? आपने किसी से शिकायत की? चुनाव आयोग के पास पहुंचे? अगर चुनाव आयोग बार बार ममता बनर्जी को नोटिस भेज सकता है, 3 बार अब तक नोटिस आ चुका है, तो क्या आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? मैडम मैं तो नहीं गया हूँ, और हम लोगों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि टीएमसी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी प्रदेश का हो वो हमारे प्रदेश में आकर के प्रचार नहीं करेगा, नहीं तो ये बीजेपी के लोग कहेंगे कि इनके भी बाहरी लोग आए हुए हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो पुख्ता सबूत मिला हुआ है, जो हमको जानकारी मिली है, किसकी रैली में भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटे गए? प्रधानमंत्री की रैली में, अमित शाह की रैली में, मिथुन चक्रवर्ती की रैली में, किसकी रैली में पैसे बांटे गए थे भीड़ जुटाने के लिए? वहाँ के यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के रैली के लिए बांटा गया है, मोदी जी के रैली के लिए बांटा गया है, और नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। भटनागर जी जवाब दीजिए, मतलब आपकी रैलियों में लोग नहीं आएंगे तो आप पैसे बांटेंगे जाकर उनको? पैसे बांटकर लोगों को आप अपनी रैलियों में लेकर आएंगे भीड़ इकट्ठी करने के लिए? लाइव चल रहा है, आप दिखाइए ना वीडियो, लाइव चल रहा है, वीडियो दिखाइए, दुनिया देखेगी, बताइए। प्रूफ नहीं है उनके पास प्रूफ नहीं है। उनका कहना है कि है कुछ कार्यकर्ता, नाम उनको भी नहीं पता है कुछ कार्यकर्ता। सर बिना प्रूफ की कोई बात नहीं करनी चाहिए। आप बहुत बड़े चैनल में बैठे, नेशनल चैनल में बैठे, आप इतनी बड़ी पार्टी पे एलिगेशन उठा रहे हैं, तो आपको सीधे तथ्य भी होने चाहिए। इन्हें तो सॉरी बोलना चाहिए जो आप ये बोल रहे हैं। अगर तथ्य होता तो अच्छा लगता मुझे भी और जवाब देता भी। आप बता नहीं पा रहे कि भाई आप एक प्रदेश सरकार का काम है प्रधानी के जिला पंचायत के चुनाव करना शांतिपूर्ण, ऐसा क्यों रहा जो वहाँ इतनी अराजकता हुई, वहाँ ऑनलाइन लोगों को भरना पड़ा, वोट डाले लोगों को निकल नहीं दिया, वो जवाब दे पाई, क्यों नहीं हो पाया चुनाव? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं पहुंचते, पैसे क्यों बांटते हैं आप भीड़ इकट्ठी करने के लिए? जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी को पैसे बांटने, तो खुद में लोकप्रियता इतनी है कि लोग अपना देखने आते हैं, लाखों लोग लोगों को भीड़ आती है, ग्राउंड में इतने अंदर इतने बाहर होते हैं। पहले चीज अगर आप पे तथ्य है चीज का तो आप प्रसारित कीजिए, आप वीडियो मीडिया दिखाइए, आप देखिए ना, मैं बैठा हूँ ऑन ईयर, मैं भी देखूँ अगर तथ्य है आपके पास तो। मगर आप ऐसे उठा के अगर आप ऑन एयर बोल देंगे, आप एक नेशनल चैनल में बैठे, जिम्मेदार चैनल में बैठे हैं और आपको पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता है किसी को उंगली उठाना। अगर सत्य हो तो आप बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए पैसा बांटा है, तो अच्छा भी लगे। और मैं तो इनके खिलाफ भी सोच रहा हूँ, मुझे तो इनके खिलाफ भी शिकायत करनी चाहिए। पानी जी के खिलाफ बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कि इन्हें चीज का तथ्य दें। आप इतने बड़े चैनल पे अगर बोल के इतनी बड़ी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं आप पब्लिक को पैसा बांटने का, तो आपको तथ्य। पीएस पांडे जी, आपको नहीं लगता आप निराधार आरोप लगा रहे हैं, पार्टी की फजीहत हो रही है यहाँ पर? मैडम कोई निराधार आरोप नहीं है। सेकेंड चरण के मतदान में जब ये कहते हैं कि हमारे 130 लोग मारे गए और हम बताते हैं कि 450 लोग हमारे मारे गए और एक अब आपके 450 हो जाते हैं, अब आपके 450 हो गए और उनके 130 नहीं, वो 250 से ज्यादा बताते। कम से कम आंकड़ा तो सही रखिए ना, आंकड़ा सही रखिए। वो 250 से ज्यादा बताते हैं और आपके उससे कम है। एक बार आंकड़ा सही रखिए। आंकड़ा भी गलत पेश करेंगे और जो आरोप है उनको भी निराधार आप लगाएंगे, क्या फायदा? सिर्फ टीएमसी की फजीहत यहाँ पर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बंगाल के लोग, अगर आपको बंगाल के लोग सुन रहे हैं ना, तो सिर्फ टीएमसी की फजीहत हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैडम मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे 450 लोगों की हत्या इन्होंने की है और जो है ये इस बात का सबूत भी है कि सेकेंड चरण में इनके 7 लोग जो है हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या में गिरफ्तार हुए हैं और ये हम इनके 130 अगर मारे गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निराधार आरोपी की राजनीति लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। आरोप सिर्फ और सिर्फ आरोप देखने को मिल रहे हैं, सबूत ना तो बीजेपी के पास है और ना ही टीएमसी के पास है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।